में हम लोग डिस्कस करेंगे डीसीबी बैंक से अगर आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना हो तो एलिजिबिलिटी क्या क्या रहेगी, आरओआई क्या क्या लगता है, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगा और फिनोजा कैपिटल के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग डिस्कस करते हैं डीसीबी बैंक के यूएसपी के बारे में। मैं डीसीबी बैंक क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा बिजनेस डीसीबी बैंक के साथ करते हैं। और डीसीबी बैंक में सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, जो रिजेक्शन का रेशियो है वो बहुत ही लो है। मतलब 1% आप मान सकते हो, 100 में से एक केस ऐसा होगा जो रिजेक्ट होता है, अदरवाइज सारे केसेस निकल जाते हैं। तो डीसीबी बैंक इसलिए मुझे सबसे बेस्ट लगता है, ठीक है। तो यूएसपी में हम लोग बात करेंगे, ये लोग ग्रामीण प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं। ग्रामीण जितनी भी प्रॉपर्टियाँ होती हैं उनको अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, ये अगर वो नगर पालिका में आ रहा होगा, नगर पंचायत वाली ये प्रॉपर्टियों को बहुत कम अलाउ करते हैं। अब वो बात अलग है, लोकेशन टू लोकेशन वेरी कर जाए, आपकी लोकेशन में अलाउ कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ लोकेशन में ये लोग ग्रामीण प्रॉपर्टी को अलाउड नहीं करते हैं। एम प्रोफाइल को ये लोग अलाउ करते हैं, -1 सिबिल हो या 700+। सिबिल के मामले में ये इनको अच्छा सिबिल रिक्वायर्ड रहता है, 700+ रिक्वायर्ड रहता है। बट सपोज अगर आपका 650 है मिनिमम, मान लो 650 तक मिनिमम ये लोग एक्सेप्टेड कर लेते हैं। बट उस केस में क्या रहता है कि ये लोग आपसे रीज़न पूछते हैं, आपको रीज़न बताना पड़ेगा 650 क्यों। अगर रीज़न इनको वैलिड लगा तो ये लोग उसको लॉगिन कर सकते हैं, अगर रीजन वैलिड नहीं लगा तो ये लोग लॉगिन नहीं करेंगे। इनकी ब्रांचेस पैन इंडिया में हैं, बट जहाँ भी इनकी ब्रांचेस है उस ब्रांच से 50 किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। ब्रांच से लोग 50 किलोमीटर के, अब वो डिपेंड कर सकता है लोकेशन टू लोकेशन। किसी लोकेशन में 60 किलोमीटर भी होता है, बट मोस्ट ऑफ ये लोग 50 किलोमीटर के एरिया में ही करते हैं। एनआईपी प्रोफाइल यानी नॉन इनकम प्रूफ प्रोफाइल। नॉन इनकम प्रूफ प्रोफाइल वो प्रोफाइल होती है जिनके आईटीआर नहीं होते, या कैश सैलरी, या उन पर्सन जिनको कैश सैलरी मिलती है, या उनको भी लोन करते हैं, एक्सेप्टेड होता है। अप टू 10 ईयर तक की लिमिट होती है इनके पास। अप टू 20 ईयर्स का ये लोग टेन्योर दे सकते हैं। और ओनली रजिस्ट्री प्रॉपर्टी को अलाउ करते हैं। वो प्रॉपर्टियाँ जिनकी रजिस्ट्री हैं, जिनकी रजिस्ट्री नहीं है उस प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी में जैसे मैंने बताया, सिविल रिक्वायरमेंट -1 से 700+ रहेगी। एज 21 ईयर्स टू 68 ईयर। कैश सैलरी अप टू 25,000 कंसीडर करते हैं ये लोग। कैश सैलरी में ये ज़्यादातर 2 लोगों को एज ए इनकम प्रूफ में लगाते हैं, सिंगल पर्सन को ये लोग कैश सैलरी में नहीं लेते हैं, बहुत कम लेते हैं। और कैश सैलरी का जो लोन अमाउंट है वो अप टू 8 लाख रुपीज़ है। 8 लाख रुपीज़ से ऊपर का नहीं करते। किसी ब्रांच में 5 लाख रुपीज़ होता है, इससे ज़्यादा ये नहीं करेंगे। बैंक सैलरी आ रही है तो मिनिमम इनको 15,000 सैलरी की रिक्वायरमेंट रहती है। 15,000 रुपये का सैलरी है तो 6-7 लाख रुपए का ईजिली ये बना देते हैं, ठीक है। एनआईपी प्रोफाइल को ये लोग करते हैं। एनआईपी प्रोफाइल में क्या होता है कि एनआईपी प्रोफाइल का अगर केस है तो उस केस में ये जो लोन की लिमिट होती है वो बेस्ड ऑन ये पीडी रहता है। जो पीडी करना चाहेगा, आपका बिज़नेस कितना बड़ा है उसके ब्याप पे ये लोग आपको देंगे। अगर आपका बिज़नेस बहुत अच्छा है तो आपको लिमिट, तो आपको ज़्यादा लोन अमाउंट मिल सकता है। अगर आपका बिज़नेस अच्छा नहीं है, मतलब हल्का है, तो उस हिसाब से, मतलब पीडी का जो बंदा होगा ना वो उसी के बेस पर डिसाइड है। आईटीआर प्रोफाइल है उसको तो एक्सेप्टेड करेंगे ये, ठीक है। अब हम लोग इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करें। इंटरेस्ट रेट जो होता है इनका स्टार्टिंग फ्रॉम जो रहता है 9.1 से स्टार्टिंग रहता है, जो 18% तक जा सकता है रिड्यूसिंग में। अब 18% तक क्यों जा सकता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, जो एनआईपी प्रोफाइल है उनका ज़्यादा होता है, 12% से 18%, या ऐसे कैश सैलरी वालों का जो रहता है वो ज़्यादा लगता है इसलिए। या सिबिल मान के चलो कि जिनका सिबिल 650 है वो रहता है। बहुत सारे केसेस में ये लोग जो सेटलमेंट वाले केस हैं वो भी कर लेते हैं। सेटलमेंट वाले केसेस में इनका एक क्राइटेरिया रहता है। अब मुझे ये आइडिया नहीं है सारी ब्रांचें में एप्लीकेबल रहेगा नहीं। 1 ईयर बिफोर वो केस होना चाहिए। अगर 1 साल पहले एक सेटलमेंट हुआ है तो ये लोग उस केस में उसको एज अ कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। बट ये कंफर्म नहीं होता, ठीक है। हर ब्रांच में अलग अलग होते हैं। हाउसिंग में सबसे बड़ी बात ये है, हर ब्रांच के हर एक स्टेट बाई स्टेट रूल चेंज हो जाते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो वो कंफर्म नहीं बोल सकते। एनआईपी का आरओआई 12 से 18% रहता है रिड्यूसिंग में। लॉगिन फ़ीस जो रहती है लैब की 5,000 पर जीएसटी रहता है, नॉन रिफंडेबल है। एलटीवी जो रहेगा अप टू 70% डिपेंड करेगा कॉमर्शियल
कॉमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, या कुछ कभी कभी क्या होता है किसी किसी लोकेशन में लोग क्या करते हैं, अगर लोकेशन अच्छी है प्रॉपर्टी की तो उसको अच्छी एलटीवी दे देते हैं, और लोकेशन अगर ठीक नहीं है तो वहाँ पे कम एलटीवी बना के भी एक केस बना देते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा लोकेशन प्रॉपर्टी की कैसी है और आपकी इनकम प्रोफाइल कैसी है। उसके बाद हम लोग चार्जेस के बारे में बात करते हैं। तो चार्जेस में EMI वंस इनका 500 रुपीज़ रहता है। लीगल वैल्यूएशन टेक्निकल का चार्ज डिपेंड करता है। ठीक है, फिक्स नहीं होता, ब्रांच तो ब्रांच डिपेंड कर रहा है। डॉक्यूमेंट चार्ज ये डिपेंड करेगा सेंक्शन अमाउंट पर, कितना सेंक्शन। ओवर ड्यू अगर EMI चार्ज की बात करें तो 3% पर मंथ रहता है, प्लस टैक्सेस। जितनी आपकी EMI लेट रहेंगी जितने महीने उतना आपको चार्जेस लगेंगे। डॉक्यूमेंट की बात करें, बेसिक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, DOB प्रूफ, इनकम प्रूफ, प्रॉपर्टी के पेपर और एक चेक, बेसिक डॉक्यूमेंट। और साथ में को एप्लीकेंट के भी आपको डॉक्यूमेंट लगने। सिविल दोनों का व्यस्त होना चाहिए, अगर किसी का सिविल वो होगा तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कैसे अप्लाई कर सकते हो? सिंपल है, DC बैंक की ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा, जो भी आपके नियरेस्ट ब्रांच है। ब्रांच को आप कैसे फाइंड कर सकते हो? वेबसाइट पे जा सकते हो DC ब्रांच की, वहाँ से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो DC की ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा। सेकंड, फिनोजा कैपिटल कोड चाहिए तो के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको DC बैंक का कोड दिलवा सकते हैं। बट अब सब लोगों को यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि कौन कौन सी लोकेशन में करेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको DC बैंक की ब्रांच पे वेबसाइट पे ले चलता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपको आना है अगर आप फिनोजा कैपिटल रिक्वायरमेंट है ना, पहले आप यहाँ पे चेक कर लेना कि आपके नियरेस्ट में DC ब्रांच है या नहीं तो फिर आप मुझसे आकर के पूछो कि इस लोकेशन में है नहीं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। स्टेट आप सिलेक्ट करो सबसे पहले आप, तो स्टेट आप जैसे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं सपोज बिहार लेता हूँ। तो बिहार में अगर हम लोग बात करेंगे तो बिहार में जो है वो शायद, एक सेकेंड को, हाँ बिहार की अगर हम बात करें, औरंगाबाद, गया, कैमूर, मुजफ्फरनगर, पटना। ठीक है, जो जो यहाँ पे आ रहा है वहाँ अवेलेबल है, आप वो देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यूपी की, ठीक है, यूपी में अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी सिटी हैं, आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाज़ियाबाद। ठीक है, ऐसे ही आप देख सकते हो। आपकी जो लोकेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ जहाँ ब्रांच है वहाँ पे ही ये लोग लैब करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो तमिलनाडु, राजस्थान, केरला, कर्नाटका, झारखंड, जहाँ जहाँ इनकी ब्रांच है वहाँ ये लोग करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो। अगर आपकी ब्रांच में अवेलेबल है तो आप फिनोजा कैपिटल कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको फिनोजा कैपिटल बता दूंगा। ठीक है, लॉगिन जो होगा वो ब्रांच से ही होगा, आपको ब्रांच में जाके लॉगिन करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता हाउसिंग की सारी फाइलें जो भी रहती हैं वो ब्रांच से ही लॉगिन होती है। एड्रेस अगर आपको चाहिए, जैसे सपोज मैंने रांची सेलेक्ट किया तो यहाँ पर रांची का भी एड्रेस आ जाएगा। रांची में जितनी भी ब्रांचेस होंगी, अगर एक ब्रांच है, न्योरी में एक ब्रांच है, ठीक है, इसका जो एड्रेस होगा वो आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो। और ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ये आ गया, एड्रेस आ गया। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कर सकते हो। बाकी जो भी लॉगिन वगैरह होगा ब्रांच के थ्रू होगा, इसका कोई भी, ठीक है, मेरे पास हम लोग कोई भी इनको कॉन्टैक्ट नंबर शेयर नहीं करा पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।